नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात यूपी और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर कानपुर से है। वहां के जूही थाना इलाके के अंतर्गत राखी मंडी इलाके में बने कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रिहायशी इलाके में बने अवैध गोदाम में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कानपुर के रिहायशी इलाके में ये देखिए कैसे भीषण आग लगी हुई है। आनन फानन में दमकल की 4 गाड़ियों ने जब इसको बुझाने का काम शुरू किया तो बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। अफरा तफरी फैल गई इस आग की वजह से रिहायशी इलाके में। कबाड़ गोदाम में यह आग लगी और इससे हड़कंप मच गया। इधर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 50,000 का इनामी बदमाश मिंटू और मनोज पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया है। मिंटू ने भी पुलिस पर गोली चलाई थी। इसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मिंटू उर्फ मनोज गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री शीटर है और गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। उसकी गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। वाली में आज रात्रि चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में एक संदिग्ध व्यक्ति जा रहा था। जब उसको रोक के चेक किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की जिसमें वो व्यक्ति घायल हुआ। इस क्रम में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल एडमिट कराया गया है। हमारे गाजियाबाद संवाददाता अमित राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, और क्या आपको जानकारी मिल रही है इस घटना के बारे में? जिस तरीके से मुठभेड़ हुई इससे साफ ये दर्शाया जा रहा है कि पुलिस कितनी ज्यादा मुस्तैद है। और गाजियाबाद में यही देखने को मिला जब देर रात चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, तभी गाड़ी में बैठे बदमाश ने मिंटू और मनोज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 कांस्टेबल घायल हुए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की और उसमें बदमाश को भी गोली लगी है। जब बदमाश से पूछताछ की तो पता चला कि 50,000 का इनामी बदमाश है और तकरीबन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में इसके ऊपर 2 दर्जन के करीब मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास आदि शामिल है। साथ ही किसी बड़ी वारदात करने के लिए गाजियाबाद में घूम रहा था और पुलिस ने इसको वहां गिरफ्तार कर लिया है। जिससे अभी पूछताछ भी कर रही है कि कोई गाजियाबाद का मुख्य जो व्यक्ति है वो कहीं वो तो इसके निशाने पर नहीं था, किस तरह की लूट की वारदात को अंजाम देना चाह रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध असला भी बरामद किया और साथ ही वो गाड़ी भी बरामद की गई है जिसमें घूम रहा था। बड़ी चीज ये है राजेंद्र की जिस तरीके से बदमाश ने तुरंत रुकने का इशारा करते ही पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हैं हालांकि उसमें फायर किया और उसको घायल करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को जान माल की हानि किसी पुलिसकर्मी को नहीं हुई और ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। लाजमी है कि इस बदमाश के पकड़े जाने से यहाँ जितने भी जो दिल्ली एनसीआर में जो वारदातें बढ़ रही थी, अपराध जो बढ़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका अमित। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और इससे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ठंड बढ़ गई है और इसी कड़ी में रविवार को कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। प्रयागराज में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कुंभ में आए साधु संत ठंड से परेशान हैं। वाराणसी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जगहों पर बारिश हुई है, इससे ठंड बढ़ी है। गोरखपुर में कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम में बदलाव से गलन बढ़ने की संभावना भी है।
और खबर अब यूपी के गोंडा से है। वहां पर तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने से बहुत नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। आंधी के चलते अलाव से फैली आग लगने से छप्पर में आग लग गई और इसकी चपेट में आकर 3 मवेशी झुलस गए। जिला प्रशासन मृतकों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। अजय कुमार मिश्रा, पिता का नाम उनके है श्री राम उदार, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, और राधेश्याम मौर्य पुत्र श्री सूर्यलाल मौर्य, जिनकी उम्र 35 साल है। इनकी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर मृत्यु हो गई जब ये लोग गेहूं के खेत में अपना काम कर रहे थे। तो जानकारी मिलते ही राजस्व की टीम मौके पर रवाना की गई। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और इसकी सूचना शासन को दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर इनको जो राहत आयुक्त के शासनादेश के तहत अनुमन्य धनराशि है वो इनके नज़दीकी रिश्तेदारों को, जो इनके नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पहाड़ पर हो रही बर्फबारी को लेकर उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ी है और इसी शीतलहर के चलते लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। लखनऊ में शीतलहर और गिरते तापमान के चलते जिलाधिकारी ने स्कूलों को 12 तारीख तक बंद कर दिया है। उसके बाद 13 को शनिवार है और 14 को मकर संक्रांति की छुट्टी के चलते स्कूल बंद है, यानी बच्चे अब लखनऊ में 15 तारीख को स्कूल जाएंगे। उधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में भी बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद डीएम ने 12 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। संभल और कानपुर में अगले 2 दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। इधर इटावा में देर रात तक सिविल लाइन पुलिस थाने में भाजपाइयों का बवाल चलता रहा। दरअसल भाजपाइयों का आरोप है कि नुमाइश मेले में भाजपा जिला अध्यक्ष के परिवार के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की। मेले में भाजपा जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे के परिवार के 3 युवाओं के साथ कथित तौर पर पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना फैलते ही सिविल लाइन थाने पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान थाने में रखी कुर्सियों को भी तोड़ना शुरू कर दिया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सामान खरीदने के बाद मैं गाड़ी में सामान रख के 12 से होते हुए दूसरी साइड जा रहा था, मम्मी और पापा बुआ के पास। तो वहाँ से सामने से 2 लड़के आ रहे तो मुझसे टकराए। मैंने कहा भैया देख के चलो। तो गाली बकने लगे। मैंने कहा भैया आप शराब पियो, आप देख के चलो, आप जाओ। तो 12 पे बाकी साथियों को अपने बुला लाए, लगभग 15 लोग थे। उन्होंने फिर हम दोनों भाई, भैया था, बुआ का बेटा था, उन्होंने हम दोनों को मारा वहाँ पर। बाकी तब तक दूसरी साइड से मेरा। आगे बढ़ते हैं। आज यूपी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच परिवहन को लेकर अहम समझौता होगा। इस समझौते के बाद उत्तर प्रदेश से दोनों राज्यों के बीच बेहतर आवागमन हो सकेगा। दोनों राज्यों से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग समझौता करेगा और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोनों मौजूद रहेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो सुगम हो जाएगी यात्रा उन यात्रियों के लिए जो कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से। परिवहन का समझौता होगा इन तीनों राज्यों के बीच में। निश्चित रूप से सुविधा हो जाएगी अंतर्राज्यीय परिवहन में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के दौरान। दोनों ही राज्यों से यूपी परिवहन निगम समझौता करने जा रहा है और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री मौजूद रहेंगे। उधर से जम्मू कश्मीर के गवर्नर और हिमाचल के परिवहन मंत्री भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूबे में खनन घोटाले को लेकर सीबीआई जांच पर सियासी तकरार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सरकार पल्ला झाड़ रही है लेकिन विरोधी साजिश करार दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि शनिवार को सीबीआई ने अवैध खनन को लेकर आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की छापेमारी में 2 किलो सोना जब्त किया गया है।
साथ ही बी चंद्रकला का एक लॉकर और 2 बैंक खाते भी सीबीआई ने सीज कर दिए। सीबीआई ने एक रिटायर्ड क्लर्क राम अवतार के पास से 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। चंद्रकला कहां है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं नामजद किए गए अधिकतर आरोपी फरार हो गए। बहरहाल सपा बसपा के बीच गठबंधन को लेकर हुई बैठक के ठीक एक दिन बाद हुई इस कार्रवाई ने सियासी पारा गरमा दिया है और इसकी आंच लंबे समय तक महसूस की जाएगी। जांच एजेंसी को जहां कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जरूरत होगी वो अपना जांच एजेंसी करेगी। उस विषय से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, यह मोदी जी की और योगी जी की सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लूट थी, एक माइनिंग सिंडिकेट काम कर रहा था और अखिलेश यादव जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हमीरपुर के अंदर जो डीएम जिनको नियुक्त किया, वो ई टेंडर जो अखिलेश यादव जी ने उसका अनाउंसमेंट किया था, उसका पूरा उल्लंघन हो रहा था। और उस 2012-13 के अंदर अखिलेश यादव जी खुद खनन मंत्री रहे हैं। तो इसलिए जो हर चीज को देखते हुए जो सुई जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के ऊपर इंगित कर रही है, उनके दरवाजे तक ही जा रही है। कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। ये मामला यहीं ठंडा नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ेगा। यूपी में सपा और बसपा के बीच हुए चुनावी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल न किए जाने के बाद भी कांग्रेस ने अभी गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस के शामिल न होने से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस के न रहने से किसे नुकसान होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इससे भाजपा को लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर होगा। तो जो काम होना था अगर मिलजुल के होता तो बहुत बढ़िया होता। हम तो आज भी तैयार हैं, लेकिन जो भी फैसला है वो हम 9 तारीख के बाद मिलेंगे। हमारे जो एक मीटिंग है तमाम प्रदेश के प्रेसिडेंट्स के साथ में, उस मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा, जो आदेश मिलेगा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे से अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। अगर कांग्रेस को शामिल नहीं करते सपा और बसपा अपने गठबंधन में, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा इसका? लोकसभा नुकसान और फायदा किसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी की बात हो रही तो आपको बताएं कि 2019 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने कई समितियों का गठन किया। सभी अलग अलग कामों का उनको जिम्मा दिया गया है। आपको समझाते हैं कि यह है क्या। संकल्प पत्र के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बने हैं। संकल्प पत्र में 18 नेताओं को जगह मिली है। टीम में केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। प्रचार प्रसार समिति का ऐलान अरुण जेटली, पीयूष गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अनिल जैन, महेश शर्मा, सतीश उपाध्याय, राजीव चंद्रशेखर को भी समिति में मिली जगह है। सामाजिक स्वयंसेवी संपर्क संगठन का भी ऐलान हुआ है। नितिन गडकरी समेत 15 नेता इसमें शामिल हुए और साहित्य निर्माण समिति का भी ऐलान हुआ है। सुषमा स्वराज समेत इसमें 12 नेता शामिल हुए। मीडिया समिति का भी ऐलान हुआ है। इसमें रविशंकर प्रसाद समेत 17 लोग शामिल किए गए। यह है बीजेपी की मिशन 2019 की तैयारी यूपी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलिया से है। वहां के झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 लोगों की जान चली गई। सिकंदरपुर कस्बे के जलालीपुर इलाके का है मामला ये। वहां पर एक प्राइवेट झोला छाप नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती का असुरक्षित प्रसव कराने से नवजात की मौत हो गई। गर्भवती की हालत बिगड़ने पर नर्सिंग होम संचालिका ने प्रसूता को एक दूसरे नर्सिंग होम पर भेज दिया और मौके से फरार हो गई। प्रसूता ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले में आरोपी नर्सिंग होम संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में एक मैटरनिटी सेंटर है जिसको अवैध बताया जा रहा है और वहां पे एक प्रेग्नेंट महिला अपनी डिलीवरी के लिए उनके मायके वालों द्वारा ले जाया गया था एक आशा बहू के रिकमेंडेशन पे। वहां उस मैटरनिटी सेंटर में उस लेडी और उसके जो बेबी था दोनों की ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतका के परिवारीजनों ने अपनी तहरीर दी है जिसमें
ये मैटरनिटी सेंटर के संचालिका और संबंधित आशा बहू के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर उन्नाव में शराब के धोखे में 2 बुजुर्गों ने तेजाब पी लिया। तेजाब पीने से दोनों बुजुर्गों की हालत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों को ही आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की ही हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताएं कि बुजुर्ग अपनी बेटी के घर त्योहारी लेकर गया था और वहां उसने शराब की बोतल में रखे तेजाब को शराब समझकर पी लिया। इनके साथ ये लोग दोनों तेजाब के दारू के धोखे तेजाब पी लिया। ये सोचे शराब है, शराब के धोखे तेजाब ने पी लिया। कैसे पता चला आपको? हमको ऐसे पता चला जब ये लोग उल्टी करने लगे तो हमने दौड़े तो इनका का देखा कि दोनों लोग उल्टी कर रहे हैं, तो तब इनको लेके जिला अस्पताल लेके आ गए। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार सत्ता में आने के बाद सहायक शिक्षक भर्ती के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा उसने संपन्न कराई, लेकिन भर्ती में भी सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा ली। इस सेंधमारी का खुलासा तब हुआ जब सूबे के कई शहरों में सॉल्वर्स की धरपकड़ होने लगी। पुलिस और एसटीएफ ने अब तक कुल 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि यूपी पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माना यह जा रहा है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। इधर एटा महोत्सव में पंजाबी नाइट का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मशहूर पंजाबी गायक जस्सी गिल के गीतों पर लोग जमकर थिरके। वहीं बब्बल रॉय ने भी मंच से अपनी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग झूम उठे। पंजाबी गीतों की मस्ती का सुरूर कुछ ऐसा छाया कि लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। इस दौरान अव्यवस्था भी दिखाई दी। दोनों गायकों ने अपनी गायकी का जो समा बांधा वो देर रात तक लोगों के सर जमकर बोला। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com, हमारा फेसबुक पेज /news18up, ट्विटर हैंडल @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। आप देख रहे थे सुप्रभात यूपी। एक छोटी सी ब्रेक के उस पार सुप्रभात उत्तराखंड।